हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लैब। तो आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के 7th चैप्टर के बारे में। ये हमारी चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम कोशिश यही करते हैं कि इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और इजीली आप चीज़ों के साथ डील कर पाएँ। तो अगर बात करें हम हमारे चैप्टर के बारे में तो इसका नाम है भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। देखिए, इसमें मूल्यांकन तो हम पढ़ेंगे लेकिन भाषा के प्रोस्पेक्टिव से, मतलब भाषा में क्या मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है या क्या भाषा प्रवीणता, मतलब भाषा सिखाते टाइम आपके उद्देश्य क्या होने चाहिए और भाषा सिखाते टाइम मूल्यांकन का क्या महत्व है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके मूल्यांकन की विधियों के बारे में। तो मूल्यांकन के बारे में बात करें तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का आंकलन करना। ठीक है, मूल्य का आंकलन मतलब कि आप जब कोई चीज निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, निर्धारित मतलब कि कोई बच्चा गुड कैटेगरी में आता है, कोई बच्चा एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है, कोई बच्चा एवरेज कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हमें ये पता कैसे चलता है कि ये बच्चा गुड कैटेगरी में, तो ये हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। तो अगर हम बात करें मूल्यांकन का नॉर्मल, अगर आप देखें तो मूल्यांकन का जो अर्थ निकल के आता है कि बालकों की जांच करना। ठीक है, कि वो कौन सी कैटेगरी में या फिर कौन से, क्या उनकी स्टडीज की क्या उनकी निर्धारित किया गया है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी में है, अच्छी कैटेगरी में है, मतलब गुड कैटेगरी में है, एक्सीलेंट में है, एवरेज में है या फिर बिलो एवरेज में है। ठीक है, इस बारे में हम बात करते हैं मूल्यांकन में। तो एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देखना है कि बच्चा किस कैटेगरी में है, क्योंकि हम उसकी कैटेगरी को अगर जान लेते हैं, जैसे हमें पता चल जाए कि कोई बच्चा है जो बिलो एवरेज है, ठीक है, मतलब सामान्य से नीचे है, तो हम उसकी शिक्षण विधियों का उसी के अनुसार पालन करेंगे, उसी के अनुसार उसको चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अगर हम जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बच्चों की हम संपूर्ण चीजों को ध्यान में रखकर चीजों को एनालाइज करते हैं और ये चीजें देखते हैं कि उस बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए या फिर वो किस तरीके से सीखता है। ठीक है, तो बात करें मूल्यांकन के बारे में तो आपको पता ही है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है, मूल्य का आंकलन करना, मतलब गुड, वेरी गुड बता देना कि वो बच्चा कौन सी कैटेगरी में होता है। बात करें इसके भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विशेषता एवं महत्व। देखिए, मूल्यांकन का हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी, जिसमें हम बात करते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें बात की गई है छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान की जांच करना। देखिए, जो बच्चे हैं उन्होंने आप कोई चीज सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोई चीज को किस तरीके से सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, आपने सिखाया कि संज्ञा क्या होती है, ठीक है, आपने उसके बाद उसका मूल्यांकन किया और आपको पता चला कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, 30 में से 25 बच्चे सीख गए कि संज्ञा क्या है। ठीक है, लेकिन जो 5% बच्चे, जो 5 स्टूडेंट्स आपके रह गए जिन्हें पता ही नहीं है कि संज्ञा क्या है, तो उनके ज्ञान का पता कैसे ही चला, ये हमें जांच प्रक्रिया द्वारा, मतलब उनके मूल्यांकन द्वारा पता चला। दूसरा हमारा है निर्धारित लक्ष्यों की जांच करना। देखिए, आपका लक्ष्य था बच्चों को संज्ञा पढ़ाना। ठीक है, आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया और निर्धारित किया कि हमें
अब मेरे जो 30 स्टूडेंट्स हैं उन सबको ही ये चीज पढ़ा देनी है कि संज्ञा क्या होती है, इसके क्या महत्व है और किस तरीके से इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आपके 30 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 25 बच्चों ने ही ये चीज सीखी है, ठीक है, संज्ञा को सीखा है। तो आपको ये पता चल गया कि 5 जो बच्चों ने नहीं सीखी है उन्हें आपको किस तरीके से ये चीज सिखानी है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको हर चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरीके से आपको चीजें सिखानी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करना। अब देखिए, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 30 बच्चों में से 25 बच्चे हैं जो सीख चुके हैं और 5 बच्चे हैं जो आपके नहीं सीखे हैं। तो आपने ये चीज देखी कि जो अपने शिक्षण विधियां यूज की थी वो उन 25 बच्चों के लिए तो 25 बच्चों के लिए तो कारगर रही, लेकिन उन 5 स्टूडेंट्स के लिए वो विधियां कारगर नहीं रही। तो अब क्या है, आपको ऐसी शिक्षण विधियों का यूज करना है जो कि उन 5 जो बच्चे हैं आपके, इन 5 बच्चों को वो चीजें सीख जाए, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ के बारे में, शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना। देखिए, अगर हम कोई भी चीज बिना उद्देश्य के पढ़ाते हैं तो हमारा एक पढ़ाने का तरीका शायद हमें यही ना पता चले कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, या फिर एक उद्देश्य ही निर्धारित नहीं होता, ठीक है। तो जब हम कोई उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, जैसे कि आपने उद्देश्य निर्धारित किया कि आपको बच्चों को संज्ञा पढ़ाना है, तो आपका एक उद्देश्य निर्धारित हो गया और आप संज्ञा सिखाने पर ही उसके फोकस करेंगे। और जो चीजें होंगी, जैसे कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं सिखानी थी लेकिन आपके उद्देश्य निर्धारित नहीं थे और आपने वो चीज सिखा दी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, चीजें सिखाने में और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने में, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा और सिस्टमैटिक वे से बच्चे सीखेंगे, ठीक है। एक क्रम अनुसार बच्चे सीखेंगे कि जो चीज आप सिखाना चाहते हैं। अब बात करें 5th पॉइंट के बारे में, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना। देखिए, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास में जो 30 स्टूडेंट हैं, जो 5 स्टूडेंट रह गए, तो अब आपको ये चीज पता चल गई, तुलनात्मक अध्ययन किया कि ये 5 स्टूडेंट उन 25 स्टूडेंट से, उन 25 विद्यार्थियों से अलग चीजें डिजर्व करते हैं या फिर अलग शिक्षण प्रक्रिया इन्हें चाहिए। तो आपने एक तुलनात्मक परीक्षण किया या अध्ययन किया कि ये 5 स्टूडेंट किस तरीके से सीखेंगे या फिर ये जो 25 स्टूडेंट जो सीख चुके हैं वो किस प्रकार से सीखे। तो आपने दोनों में कंपैरिजन किया। अब बात करें मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में। देखिए, हर चीज में उद्देश्य उसके बहुत जरूरी होते हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों में भाषाई कौशलों की प्रगति का आंकलन करना। देखिए, जैसे कि हम पढ़ी भाषा के बारे में रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाषाई कौशल, मतलब बच्चे के जो तीनों सेंसेस होते हैं, वो तीनों कौशल होते हैं, उन कौशलों में उसे कितनी प्रवीणता हासिल हुई है, ठीक है। वो बोल कैसे पाता है, वो लिख कैसे पाता है, या फिर वो पढ़ कैसे पाता है, ठीक है, या फिर सुनता वो किस तरीके से। तो हमें तीनों कौशलों पे ध्यान देना है और उसकी भाषा के जो भाषा विकास हम करना चाहते हैं उसमें उसे प्रवीणता हासिल करवानी है मूल्यांकन के द्वारा। दूसरा हमारा पॉइंट है छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं का पता लगाना। देखिए, अब बात करें कि किसी भी स्टूडेंट को जब आप चीजें सिखाते हैं, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, जब आपके 25 स्टूडेंट्स
सीख चुके हैं और 5 स्टूडेंट्स नहीं सीखे। तो आपका उद्देश्य अगली बार क्या रहेगा, या फिर इस टाइम पे आपका ये उद्देश्य रहेगा कि बच्चों की रुचियों, कुशलताओं और योग्यताओं के अनुसार ही आपको चीजें उन्हें सिखानी है या शिक्षण प्रक्रिया उनकी यूज करनी है। चौथा हमारा है विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं सृजनात्मकता का विकास करना। देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि आप उसके रचनात्मक एवं सृजनात्मकता का विकास करें। मतलब बच्चा कितना क्रिएटिव है, कितना चीजें सीख सकता है या फिर किस तरीके से चीजें सीखता है, इन चीजों को भी आपको इनका विकास करना है, ताकि बच्चे के सर्वांगीण विकास में ये सहायक हो सके। ठीक है। अब बात करें भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। देखिए, आपके 5 बच्चे जो रह गए थे उनमें आपने ये चीज नोटिस करी कि ये इस शिक्षण विधि से आपके नहीं सीख पाए। तो जो कठिनाइयां उन बच्चों को आई, अब आपने क्या किया, वो दूर करने की कोशिश करी, और एट द एंड क्या होगा कि बच्चे, वो जो 5 बच्चे हैं वो भी ये चीज सीख जाएंगे। छात्रों की बुद्धि लब्धि का आंकलन करना। देखिए, छात्रों की बुद्धि लब्धि का आंकलन मतलब कि बच्चे के सीखने की या फिर सोचने समझने की शक्ति क्या है। ठीक है, वो किस तरीके से चीजों को देखता है या फिर किस तरीके से वो चीजों को सीखता है, ये चीजें भी हमें एज अ टीचर मतलब पता होनी चाहिए, ताकि हम उसके विकास से, सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान कर सके। देखिए, लास्ट हमारा पॉइंट है अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं, जो भी हम चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने सिखाया कि संज्ञा क्या होती है, ठीक है, तो उसे इस तरीके से प्रभावशाली बनाना कि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि सारे बच्चे उस चीज से सीख पाए। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं सीख पाता तो आप अपनी शिक्षण विधियों का चेंज कीजिए, आप अपनी समझाने के तरीकों को चेंज कीजिए, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 स्टूडेंट्स आपके लिए उतने ही वैल्यू रखते हैं जितना कि एक ऐसे स्टूडेंट जो कि चीजें 10 बारी सिखाने पर सीखता है। ठीक है, उसे भी आपको उसी डेडिकेशन के साथ या फिर उसी के अनुसार चीजें सिखानी है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पार्ट खत्म होता है। सेकेंड पार्ट में हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर हिंदी पेडागोजी की आप चैप्टर वाइज सीरीज देखना चाहते हो तो हमारे आई बटन में मैं आपको सीरीज प्रोवाइड करा दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू।